धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज बंगाल के पुरुलिया पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने वहां पर एक जनसभा को, विशाल जनसभा को संबोधित किया। उसकी तस्वीरें सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि फिर से एक बार प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है। मुझे लगता है आपके सामने यहां अक्षय कुमार का जिक्र करना ज्यादा बेहतर होगा। वैसे भी सरकार के सबसे चहेते फिल्मकारों में से जैसे अनुपम खेर हुए और अक्षय कुमार हुए, यही कुछ लोग जो हैं इस सरकार के चहेते बने हुए हैं और इसी सरकार को प्रमोट करने वाली ज्यादातर फिल्में बनाते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार ने ऐलान कर दिया राम सेतु फिल्म बनाने जा रहे हैं और उस फिल्म का जो शुभारंभ होगा वो राम नगरी अयोध्या से होगा। वहां जाके पहले रामलला के दर्शन किए जाएंगे और उसके बाद फिल्म की शुरुआत की जाएगी। पर ये कहानी छोड़ देते हैं, असल मुद्दे पे आते हैं। उनकी एक फिल्म है राबड़ी राठौड़, आपने सुना होगा, जिसमें मूंछ पे ऐसे ताव देते हैं। फिल्म वाले का रोल किया उसमें, उन्होंने डायलॉग उसमें बड़ा गजब का बोला है, वो हिट हुआ है अच्छा खासा। वो कहते हैं जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं कहता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। ये डायलॉग शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लागू हो सकता है। क्यों लागू हो सकता है? पहले आप उनकी जबानी, जो कल उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की, देश के कई सारे, जिसमें बहुत सारे मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए, कोरोना के बढ़ते हालात को लेके हुए, बिगड़ते हुए हालात को लेके जो मीटिंग की, उसमें जो बोल रहे हैं पहले वो सुन लीजिए, फिर आपके सामने पुरुलिया की रैली से आ रही तस्वीरें रखने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, और आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। सुन लिया आपने, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बहुत सारे देशों के अंदर आज कई तरीके की वेव है, हमारे भारत के अंदर भी कई तरीके की वेव ये सामने आ रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में देखा जा रहा है। इस पर फोकस रखने की जरूरत है और लोकल स्तर पर, यानी कि जिला स्तर पर गवर्नेंस सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, वो डीएम है जो जिला अधिकारी वो करा रहा है या नहीं करा रहा है, पुलिस प्रशासन करा रहा है या नहीं करा रहा है, मास्क लगवा रहा है नहीं लगवा रहा है, चीज़ों को सैनिटाइज करवा रहा है नहीं कर, वो तमाम चीज़ें कह रही है। लेकिन अब ये तस्वीरें देखने शुरू करिए जो उनकी रैली से आ रही है। पहले आपके सामने स्क्रीन पर रखता हूं, फिर उनका संबोधन आपके सामने रखूंगा। खासी भीड़ दिखाई दे रही है, देख रहे हैं ना तस्वीरों को, कितनी तादाद में भीड़ दिखाई दे रही है। क्या कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है? क्या कोई लोग मास्क लगा के आए हुए हैं? क्या दिल्ली में बैठ के आप ये बात करेंगे कि कोरोना बढ़ रहा है और बंगाल में जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो वहां पे कोरोना खत्म हो जाएगा क्योंकि आपको अपनी रैली में भीड़ दिखानी है? ये सवाल उठना क्या लाजमी नहीं है? अब आप प्रधानमंत्री को देखिए, क्या वो इस मंच से जिस तरीके से बोल रहे हैं वो कोई मास्क वगैरह लगा रहे हैं? इतनी भीड़ के सामने मौजूद हैं तो हो सकता है कोई आदमी वहाँ पे कोरोना पीड़ित हो और फैल जाए वहाँ पे कोरोना,
तो उनको भी अब सुन लीजिए, देख लीजिए, फिर बताऊंगा कि उन्होंने बोला क्या है। साथियों, दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी है, लेकिन दीदी ये भूल रही है कि इस बार खुद बंगाल की जनता उनके विरोध में खड़ी है। 10 साल का विश्वासघात, 10 साल की दुर्नीति, इसकी सजा अब बंगाल के लोग इस चुनाव में उन्हें दे करके रहेंगे। कोलकाता की ब्रिगेड रैली के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं, देश भी देख रहा है। 10 साल के तुष्टीकरण के बाद लोगों पर लाठियां, डंडे चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही है। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है। ये बंगाल की जनता की नाराजगी है जो दीदी से सब कुछ करवा रही है। दीदी, आप ये सब करते रहिए, हर तरह से खेलते रहिए, लेकिन ये मत भूलिए कि बंगाल की जनता की याददाश्त बहुत तेज होती है। बंगाल की जनता को याद है कि गाड़ी से उतरकर आपने कितने लोगों को डांटा फटकारा और पुलिस को कह रहे हैं कि पकड़ो, जेल में ना दो। तुष्टीकरण के लिए आपकी हर कार्रवाई बंगाल के लोगों को याद है। साथियों, आपको याद है ना, दीदी के सारे कारनामे याद है ना, बंगाल की जनता को याद है जब आपने देश की सेना पर तख्ता पलट की कोशिश का आरोप लगाया। जब पुलवामा हमला हुआ तो आप किसके साथ खड़ी थी, ये भी बंगाल के लोग भूले नहीं। साथियों, 2-3 दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बंगाल में घुसपैठ को हवा देने के पीछे भी वजह एक ही है, तुष्टीकरण, वोट बैंक की सियासत।
देश को वंदे मातरम का पाठ पढ़ाने वाली इस पवित्र धरती पर दीदी के इस व्यवहार की उम्मीद किसी को नहीं थी। इसलिए बंगाल के लोग बहुत पहले से मन बना चुके हैं। बंगाल के लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। हमने एक क्लिप खास तौर पर आपके सामने निकाल कर रखी है उनके 55 मिनट के भाषण के बाद। 58 मिनट का वीडियो है जिसमें उन्होंने 55 मिनट तक जो है भाषण दिया है, लेकिन उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया जानते हैं? आरिज खान का वो जिक्र कर रहे हैं, बटला हाउस एनकाउंटर का वो जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो सेना पे सवाल उठाते हैं, ये वो लोग हैं जो स्ट्राइक पर जो है वो मांग रहे थे, ये वो लोग हैं जो कहते हैं सेना ने बंगाल पर जो है हमला कर दिया, तख्ता पलट करना चाहती है। तमाम तरीके की चीज़ें कह रहे हैं, पर कुल मिला के आप बात को समझने की कोशिश करेंगे तो वही है कि सांप्रदायिकरण, ध्रुवीकरण, जो सांप्रदायिकता के आधार पर वोटों का कैसे किया जाए। लगता है विकास का जो मॉडल पिछले 6.5 साल से चल रहा है देश में, उसके आधार पे इनको बंगाल में वोट मिलने वाला नहीं है। तो बेहतर है भैया हिंदू मुसलमान करो और अपना वोट ले लो। लेकिन दो चीज़ें यहाँ निकल के उनकी बात से आती हैं कि एक तो पूरे चुनाव का वही सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा। यही प्रधानमंत्री इधर जाके बात कर रहे थे, भैया जब ईद पे बिजली आती है तो दीपावली पे बिजली क्यों नहीं आती है? शमशान घाट क्यों नहीं बनवाते हो जब कब्रिस्तान बनवाते हो? मतलब एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना। और दूसरा ये कि जो कहा कोरोना को लेकर कम से कम अपनी रैली में करके दिखा देते तो कम से कम एक एग्जाम्पल तो सेट होता। अब इन्होंने तो सेट किया नहीं, तो क्या दूसरों को रोक पाएंगे? ये सवाल उठना लाजमी था, आपके सामने रखने की कोशिश करिए। अच्छा बुरा जो भी लगा हो, राबड़ी राठौर वाली स्टाइल में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।